आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपीटी 4.1 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड के बारे में। बेसिकली ये टॉपिक हमारे पास उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि एआई एजेंट्स को बनाना पसंद करते हैं ओपन एआई एजेंट एसडीके का यूज करते हुए। हम यहाँ पर सीखेंगे कि आप इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं बिगनर फ्रेंडली होकर। एंड यहाँ पर जो जो टॉपिक इस गाइड के अंदर अवेलेबल है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको उनके बारे में अच्छी तरीके से बताऊं। अगर हम जीपीटी 4.1 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करें तो बेसिकली ये टॉपिक हमारे पास किन चीजों को कवर करता है, हमारी एजेंट्स को, हमारे एजेंट्स के वर्क फ्लो को, उनमें जो हमारे पास चेन ऑफ थॉट्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम अपने एजेंट को देते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे इस मॉडल के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जीपीटी 4.1 को ट्रेन किस तरीके से किया गया है। देखिए, हर एक हमारे पास जो भी कोई यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है एजेंट, वो अपनी अपनी कोई ना कोई खसूसियात रखता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम होता है कि आप जो है वो इसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह को प्रोवाइड आउट करते हैं। अच्छा, अब वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपके पास आपके मॉडल के अकॉर्डिंगली बिहेव करती हैं। आपका मॉडल कितना ज्यादा सफिशिएंट है, कितनी ज्यादा चीजों को वो समझ रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, वो चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज क्या आती है इस टॉपिक के अंदर, एजेंटिक फ्लो। एजेंटिक फ्लो से मुराद ये है कि स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे अपने एजेंट को किस तरीके से यूटिलाइज करें कि वो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको अच्छे से कंपाइल करें। इसमें हमारे पास तीन तरीके के प्रॉम्प्ट हैं जो कि हम यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला प्रॉम्प्ट कहलाता है प्री रेजिस्टेंट रिमाइंडर। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है वो एक एजेंट है, आप यहाँ पे आपको जो भी कोई क्यूरी दी गई है आप उस पर काम कर रहे हैं। काम करने के बाद जो है वो आप उस क्यूरी को सॉल्व करें। जैसे कि मैं चैटजीपीटी को अगर एक सवाल पूछती हूँ कि आप मुझे बताएं कि व्हाट इज एजेंटिक एआई, तो मैंने चैट जीपीटी को एक क्यूरी दी कि एजेंटिक एआई होता क्या है। अब चैट जीपीटी उसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजों को सर्च करेगा और फिर क्या करेगा कि मुझे एक अदद आंसर प्रोवाइड करेगा अंटिल मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, इनके अंटिल मुझे पता नहीं चले कि एजेंटिक एआई होता क्या है। तो ये सबसे पहला स्टेप है हमारे पास यहाँ पे हमारे एजेंटिक वर्कफ्लो का। देन यहाँ पे हमारे पास दूसरी इम्पोर्टेंट चीज आती है जो कि कहलाती है टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग बेसिकली क्या करता है कि ये आपके पास मेक श्योर करता है कि जो आपका कोड का बेसिक स्ट्रक्चर है, आप जिस मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हो वो उसके साथ यहाँ पे डिजाइन किया गया हो। जब हम कोई भी एजेंट बनाते हैं तो हमने उसके लिए स्पेसिफिक जो है वो एक स्ट्रक्चर यूज करना होता है। अब कहीं पे मैं रनर का यूज करती हूँ, कहीं पे मैं सिंपल एजेंट का यूज करती हूँ, कहीं पे मैं चेन लीड का यूज करती हूँ। तो वो सब चीजें कहाँ पर आती हैं, वो एक टूल कॉलिंग एजेंट के थ्रू हमारे पास आती हैं, जो कि हमें रिमाइंड कराता है कि आपने कौन सा कोड बेस स्ट्रक्चर यहाँ पर यूटिलाइज करना है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे तीसरी चीज होती है जो कि कहलाती है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है कि आपने जो भी कोई कॉल फंक्शन अपने एजेंट को देना है, आपने सबसे पहले उसको क्या करना है, यहाँ पे उसको प्लान करना है। यानी कि अभी हम आगे चल के इसमें चेन ऑफ थॉट्स के बारे में बात करेंगे, तो उसकी जो स्टाइलिंग होती है ना, उसको मजबूत करने के लिए हम अपनी चीजों को प्लान करते हैं। तो इन तीनों चीजों को जब आप एक दूसरे के साथ मिलाओगे तो जीपीटी 4.1 का जो चैटबॉट आप बनाओगे वो एक अदद इंडिपेंडेंट चैटबॉट होगा। आगे हम अगर बात करें यहाँ पे टूल कॉलिंग की, तो टूल कॉलिंग मैंने जैसे अभी भी आपको बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसको आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। सबसे पहले ये समझें कि ये अपने नाम से ही क्लियर है कि आपने इसमें ये में जो डिस्क्रिप्शन देनी है उसमें आपने कोई ना कोई टूल का यूटिलाइजेशन करना है। हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि हम मैनुअल टूल की डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट को देते हैं और हम उसमें मॉडल को जो है वो समझते ही नहीं, यानी कि कौन सा मॉडल इस काम के लिए, वो टूल कॉलिंग के अंदर आपको लाजमी समझना चाहिए। आपको पता हो कि भाई वो चीज उस चीज के सिमिलर है। एपीआई में टूल को डिफाइन करते हैं हम टूल्स के थ्रू, लेकिन पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन में हम कैसे डिफाइन करते हैं, पाइथन में हम नॉर्मली इनपुट लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं जो हूँ वो अपना कोई भी एजेंटिक एआई का यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर कहीं पे भी इनपुट का यूज नहीं करती। अगर मुझे कुछ भी कॉल करना है या मुझे कुछ भी कोड करना है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन टूल को कॉल करती हूँ। लेकिन अगर मुझे पाइथन में इनपुट लेना होता है तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल
इनपुट का यूज करके अपना इनपुट कंसीडर कर लेती हूँ। तो टूल कॉलिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि आपको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेसिकली चेन ऑफ थॉट आता है। इस पूरे के पूरे जो हमारे पास सिनेरियो है ना, इसमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक टूल कॉल और एक चेन ऑफ थॉट। ये दो चीजें अगर आपको समझ में आती हैं तो GPT 4.1 आपके लिए मुश्किल नहीं है समझना। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये एक रीजनेबल मॉडल होता है, लेकिन ये बेसिकली क्या करता है, ऐप प्रॉम्प्ट पे काम करता है। अब ऐप प्रॉम्प्ट पे किस तरीके से काम करता है कि अगर मुझे क्यूरी सॉल्व करानी है, मुझे किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जैसे उसका टाइटल चाहिए या उसका आईडी कार्ड मुझे चाहिए या फिर आईडी कार्ड की मुझे लिस्ट चाहिए, तो क्या होगा वहां पे चेन ऑफ थॉट को हम यूज करेंगे। देखिए चेन ऑफ थॉट कुछ इस तरीके से भी होता है कि आपने क्या प्रॉम्प्ट दिया, उस प्रॉम्प्ट पे फिर क्या चीज सोची गई, उस पर इंस्ट्रक्शंस दी गई, वो कैसे फॉलो हुई यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे टोकन्स के थ्रू या लैम्डा कॉन्टेक्ट्स के थ्रू अपनी चीजों को यहाँ पे कंसीडर कराना होता है। अब डॉक्यूमेंट वाली की अगर हम बात करें तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करेगा, जो भी प्रॉम्प्ट मैंने दिया होगा उसमें फिर रेफरेंस स्टेप देखेगा कि उसने क्या करना है, वो थिंकिंग वाले स्टेप में जाएगा। फिर उसमें मल्टीपल रीजंस के थ्रू आंसर देने की मुझे कोशिश करेगा, जो फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा उसको फॉलो करके। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस में जो भी कोई कॉन्टैक्ट वगैरह प्रोवाइड आउट करते हैं वो हमारे पास दोनों जगह लिखा हुआ भी होता है एंड दोनों जगह पे वो वर्क भी करता है। इस प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल के अंदर भी सेम ही चीज आपको बताई गई है कि इन्होंने यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, एक टास्क दे दिया इसको, जिसमें इन्होंने क्या करना है, एक ओपन सोर्स रेपोजिटरी के लिए इन सब चीजों को यहाँ पे सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, वो सब चीजें जो है वो आसान करके मैंने आपको बता दी, फिर भी मैं यहाँ से बता देती हूँ। लेकिन जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉब्लम की, आपने जो कोड लिखा है आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करो, उसमें जो चीज आपने फिक्स करनी है उसको देखो, उस कोड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और फिर उसको डीबग करो, फिर उस कोड को टेस्ट करो, और फाइनल वेरिफिकेशन के बाद आपका जो कोड होगा वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें इन्होंने इसी तरीके से आपके लिए डिफाइन की है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से फॉलो करते हुए यहाँ पे काम करना है। तो इस पूरे कोड लैंग्वेज में इन्होंने यही चीज आपको सिखाई है। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 मिलियन के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे पास टोकन होते हैं लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। यानी कि मैंने अभी भी बताया था आपको लैम्डा के बारे में, तो वहां पर हम इन सारी चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन कॉन्टेक्स्ट साइज की बात करें तो वो जो 1 मिलियन टोकन आपके पास है उसको कहाँ रखना है, कौन सी रेलेवेंसी में लेके जाना है, कौन सी चीज इनरेलेवेंट है, उसको कहाँ पे इग्नोर करना है, वो सब चीजें आप यहाँ पर सीखते हो। प्रॉम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्यूनिंग कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको अभी डिटेल बताई डॉक्यूमेंट की एग्जांपल देके, एंड देन हमने उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया। तो चेन ऑफ थॉट जो है वो इसी तरीके से वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप, कि कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको जो है वो एनालिसिस करो उसका। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दिए कि क्या क्यूरी दी है आपको, उसका कॉन्टेक्स्ट इस तरीके का है, उसमें जो है वो हमारे पास सेंटेंसेस क्या है, एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट क्या रखता है, उसका फाइनल आंसर आपको क्या देना है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि इंस्ट्रक्शंस को कॉन्टेक्ट के साथ स्टार्ट और एंड जो है वो हम जब करते हैं अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, तो वो चीज इस लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती है। अगर सिर्फ एक दफा इंस्ट्रक्शन लिखनी है तो आप उसको या तो सबसे ऊपर लिख दो या फिर सबसे नीचे लिख दो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी चीज चाहिए तो हम वो पूरी चीज लिखते हैं, देन उसके बाद हम उसका इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि जी मुझे इस चीज से रिलेटेड कोड चाहिए, तो चैट जीपीटी या कोपायलट मुझे इस चीज से रिलेटेड कोड दे देगा। तो हम उसको सबसे नीचे लिख देते हैं या तो फिर हम उसको सबसे ऊपर लिख देते हैं। तो जो बात हम सबसे नीचे और सबसे ऊपर लिखते हैं वो किस चीज के अंदर आती है, वो आती है क्यूरी एनालिसिस के अंदर। अब ये आपकी मर्जी होती है कि आप इसको सबसे ऊपर लिखो या आप इसको सबसे नीचे लिखो, आपके अकॉर्डिंगली। अगले टॉपिक की तरफ चलें तो हम इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग की बात करते हैं। देखो जब हम जेबीटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो जेबीटी में बेसिकली क्या होता है कि ये स्ट्रिक्टली अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। अगर मैंने उसको बोला है मुझे इडेंटिटी आई की डेफिनेशन चाहिए, तो वो मुझे डेफिनेशन ही देगा। अगर मैंने उसको बोला है कि रोमन उर्दू में चाहिए तो रोमन उर्दू में ही देगा, इंग्लिश उसमें ऐड
नहीं करेगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो उसको ये बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है। आपका प्रॉम्प्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे एजेंटिक एआई का कोड चाहिए और मैं उससे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज एजेंटिक एआई, तो व्हाट इज एजेंटिक एआई में वो मुझे डेफिनेशन देगा। उसका कोड जो है वो बहुत कम होगा कि शायद वो मुझे प्रोवाइड कर दे, या हो भी सकता है कि वो मुझे प्रोवाइड नहीं भी करे। तो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि वो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करे जैसा कि आपको आंसर चाहिए। वर्कफ्लो बनाते वक्त हमें कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे देखनी होती है, जैसे कि इसके रूल्स क्या है, इसका रूल्स का रिस्पॉन्स क्या है, कौन कौन से रोल्स आपने असाइन करने हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शंस देनी है, आउटपुट कैसा होगा, एग्जाम्पल्स आपको क्या चाहिए, वो सब चीजें जो है ना वो आपको यहाँ पर इसके लिए बतानी होती है। देखो जैसे मिसाल के तौर पर मैंने भी आपको ये एग्जाम्पल दी है, अगेन आपको इसकी एक जो है वो डेमो एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ चारों चीजों से रिलेटेड। मिसाल के तौर पर देखो, सबसे पहले मैं अपनी चारों चीजें डिफाइन करते हैं। मुझे रोल या ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे पहले अपने जो है वो यहाँ पे बनाना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर। जब मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करी हूँ तो मुझे क्या चीज चाहिए थी, मुझे चाहिए थी यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एजेंटिक एआई। ठीक है, अब मुझे डेफिनेशन ऑफ एजेंटिक एआई चाहिए, तो मुझे पता चल गया कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको दूसरे जो है वो स्टेप के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइड करनी है। इंस्ट्रक्शंस में मुझे क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है वो मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे इसके अंदर इसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि इसमें मुझे डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ गिव ओनली द डेफिनेशन ऑफ एजेंटिक एआई, आई डोंट वांट एनी कोड सिंटैक्स। ठीक है, अब मैंने इसको बता दिया कि मुझे जो है वो यहाँ पे किसी भी किस्म का जो है वो कोड का सिंटैक्स जो है वो नहीं चाहिए। मुझे सिंपल क्या चाहिए, मुझे सिंपल अपने जो भी मैंने आपसे जेनेटिक एआई की डेफिनेशन मांगी है, मुझे उसकी सिंपल डेफिनेशन दो। मुझे उसके अंदर किसी भी किस्म का कोड जो है वो आप रख कर नहीं दो। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आउटपुट, और आउटपुट में मेरे पास क्या आएगी, आउटपुट में मेरे पास सिंपल डेफिनेशन ऑफ एजेंटिक एआई आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है, मैंने इसको सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन देने का काय हो सकता है कि जब मुझे इसकी कोई डेफिनेशन दे रहा हो तो साथ साथ मुझे जो है वो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल भी दे दे। एग्जाम्पल ऑप्शनल है, लेकिन हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि अगर वो मुझे कोड नहीं दे रहा तो वो मुझे यहाँ पे क्या करेगा, वो मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकता है। लेकिन अगर आप इन तीनों चारों चीजों को जो है वो यहाँ पे कॉल्ड आउट करो, मैं ऐसे करती हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे चार चीजें आ गई। तो अगर मैं इस तरीके से इन चारों चीजों को लेके चलूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, कि हमने यहाँ पे इसको प्रॉपर हर एक चीज की इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने क्या चीज मुझे देनी है, क्या चीज आपने मुझे नहीं देनी। एंड सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस क्या है, वो यहाँ पे 100% कंप्लीट है। तो मॉडल को पता है कि उससे आंसर मांगा क्या जा रहा है और उसने आंसर देना क्या है। तो अब पूरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ वो क्या करेगा कि हर चीज को बिल्कुल क्लियरली प्रोवाइड आउट करेगा। तो कॉमन जो फेलियर्स होते हैं वो क्यों करते होते हैं, आप उसको पूरा कोड या पूरी इंस्ट्रक्शन सही से नहीं देते, आप उसको बताते नहीं है कि करना क्या है, आप उसको ठीक से कस्टमर सर्विस में डिफाइन ही नहीं कर पाते कि जो है क्या कहते हैं क्या करना है। अब इन्होंने जो एग्जाम्पल दी है, इन्होंने कहा है ऑलवेज ग्रीट यूजर विद द हाई यू रिसीव न्यू टॉक टेक्लो, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये लाइन हमने नॉर्मली अब तक जितने भी चैटबॉट्स बनाए हैं तो हम उसके अंदर इस तरीके का प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पोलाइटली होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, और जो भी हमारा टूल है उससे जो भी बंदा बात कर रहा होता है तो वो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली राइट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चीज को जो है वो और थोड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करें तो हमारा चैटबॉट जो है वो क्या कह सकता है। चैटबॉट जैसे मुझे यहाँ पे कहता है, हेलो महक, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ यूटिलाइजिंग द इंस्ट्रक्शंस एज अ चैटबॉट इन द जीपीटी कमांड। नॉर्मली हम हेलो हाय नहीं कर सकते चैट जीपीटी के साथ, लेकिन अगर इस तरीके से हमारा चैटबॉट किसी वेबसाइट पे बनाकर हमने लगाया है, कहीं पे प्रॉपर इंजीनियरिंग करें, तो क्या होता है कि एक अच्छा इफेक्ट आता है। तो वही सारी चीज यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से बताइए कि किस तरीके से आप जो है वो इसको कंसीडर कर सकते हो। मैंने कोड एग्जाम्पल दिए, मैंने आपको सिंपल एक एजेंटिक एआई की एग्जांपल देके समझा दिया। देखो अब जो चीज यहाँ पे थी प्रॉम्प्ट के स्ट्रक्चर में कि आपने रोल्स एंड
ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देना है। अगर उस इंस्ट्रक्शन में कोई सब कैटेगरी की इंस्ट्रक्शन देनी है, जैसे कि मैंने क्या बोला था, ये सब कैटेगरी की इंस्ट्रक्शन थी, आई डू नॉट वांट एनी कोड कंटेक्स्ट, ठीक है, तो दिस इज द सब कैटेगरी इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन में मुझे डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, सब इंस्ट्रक्शन में मैंने कह दिया कि मुझे कोड नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने रीजनेबल स्टेप्स बताने या अपने आउटपुट जो है वो फॉर्मेट बताना। अगर आप ऐसी चीज पूछ रहे हो जिसमें रीजनेबल स्टेप्स की जरूरत है, तो आप इस स्टेप को भी रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ओमिट कर दो। आउटपुट का फॉर्मेट आपने बताना है, वो कैसे एग्जाम्पल चाहिए, तो हमने यहाँ पे सिंपल बता दिया था कि हमें डेफिनेशन चाहिए। अगर आपने इसको और थोड़ा क्या कहते हैं अपग्रेड करना है, आप बोल दो मुझे इसके साथ जो है वो एक सिंगल इमेज चाहिए, ठीक है, हम कह सकते हैं ऑल्सो इंक्लूड वन इमेज, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ऑल्सो इंक्लूड वन इमेज। अब ये क्या हुई, ये मेरी जो है वो अब इसको सब आउटपुट की इंस्ट्रक्शन हुई कि आप मुझे डेफिनेशन भी दो और साथ में एक इमेज भी जो है वो लगा के दे दो, तो ये भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरीके से फाइनल इंस्ट्रक्शन में क्या करेगा कि वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सोचेगा कि उसने करना क्या है, करने के बाद जो है वो इसको प्रॉपरली मेरे लिए डिफाइन कर देगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसी तरीके से होती है, आपको अपना प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, उस पर जो है वो आपको वर्किंग करनी चाहिए। देखो जेपीटी की जितनी भी स्ट्रैटेजीज है ना, वो ऐसी ही वर्क करती है कि आपके फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है, आपने जो एजेंट है वो कितना अपग्रेड रखा हुआ है, कितना लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट वो ले रहा है, कितने टेक्स्ट को वो सोच रहा है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उनको वो कितना इन्फोर्स करके यूटिलाइज कर रहा है, ये सब चीजें आपके पास इम्पोर्टेंटली यूज की जाती हैं। फर्दर चलते हैं यहाँ पर एंड देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि क्या कहलाती है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर के जब वो ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसके अंदर हम जो है वो डेलीमीटर्स का यूज करते हैं। डेलीमीटर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास मार्कडाउन होते हैं जो कि हम एचटीएमएल के अंदर पढ़ के आते हैं। आपने एचटीएमएल के अंदर मार्कडाउन का यूज किया हुआ है। अच्छा, मार्कडाउन का यूज और मैं भी बता देती हूँ कि देखो हम अपने किसी भी कमेंट को कोड में किसी भी कोड के अंदर किसी भी चीज को कमेंट करने के लिए हैश का यूज करते हैं। तो हैश क्या है, ये मार्कडाउन हेडिंग्स के तौर पे यूज किया जाता है। इस तरीके से आप जेसन को कहीं कहीं जगहों पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट करा देते हो, तो वो भी क्या होती है, वो भी आपके पास यहाँ पे डेलीमीटर्स के अंदर आती हैं। अब इसमें हमने कौन कौन सी हेडिंग H1 से लेके H6 तक आपकी हेडिंग्स होती हैं, फिर पैराग्राफ्स होते हैं, बैक टेक्स्ट होते हैं, इन लाइंस होते हैं, फिर पूरा एक HTML का स्ट्रक्चर है जिसमें हम मार्कडाउन पे अलग से बात करेंगे, तो आप वो वीडियो भी चेक करिएगा। तो वो सारी चीजें बेसिकली क्या होती हैं, डेलीमीटर्स के अंदर यहाँ पे कॉल होती हैं। अब एक नई चीज होती है यहाँ पे जो कि कहलाती है आपका XML। XML बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होता है आपकी वेबसाइट का साइट मैप। अगर मैं यहाँ पे लिख के देखूं आर्टिकल बेस्ड साइट मैप, ठीक है, हम गूगल पे लिख के देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे साइट मैप आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आर्टिकल बेस्ड डॉट पी के साइट मैप, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल इससे जनरेट भी करा सकते हैं, और अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप सिंपल फाइंड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो इसको जनरेट कराते हैं, ठीक है। मेरी वेबसाइट यहाँ पे हम ओपन करते हैं लाइक, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि है क्या, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है, इसका यूआरएल हमने कॉपी किया। एनलेस अगर आपने मेरे वेबसाइट का विजिट नहीं किया तो करके जरूर देखिएगा, आपके लिए यहाँ पर एजेंटिक या इन उर्दू GIIC क्वार्टर 4 का एक आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर चेक कीजिएगा। तो हम आते हैं यहाँ पे अपने एक्सएमएल साइट मैप के ऊपर, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करेगा, अभी पूरा प्रोसेस करेगा, एंड प्रोसेस करके मुझे मेरा साइट मैप जनरेट करके देगा। जब तक ये साइट मैप जनरेट कर रहा है, मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखा था, अगर वो डायरेक्टली दिखा देती तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए जनरेट करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास कौन सी वेबसाइट पे कौन सी चीजें स्ट्रक्चर्स में रखी हैं। जैसे कि अगर मैं वेबसाइट पे आऊं कहीं पे भी और आने के बाद मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, तो आप देखो कंसोल के अंदर आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे मेरे वेबसाइट से रिलेटेड मिल जाएंगी, कौन से सेक्शंस हैं, कौन सा डेव है, कौन से आई फ्रेम्स लगे हुए हैं, कौन सी बाकी सारी चीजें यहाँ पे कंसीडर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे व्यू पे सोर्स करती हूँ, तो नाउ यू कैन इजीली सी के वेबसाइट जो है वो आपकी ऑब्वियसली HTML के अंदर बनती है। साइट किस तरीके से प्रॉपरली HTML के अंदर बनी हुई है, इसमें कहाँ कहाँ चीजें यूज हुई है, कहाँ कहाँ XML के स्ट्रक्चर्स हैं, कहाँ कहाँ मार्कडाउन हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगी। अभी मैंने इसको लाइन टैप नहीं किया हुआ, अगर आप चाहें तो आप इसको लाइन टैप भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ योर वेबसाइट लुक लाइक। तो हम लाइन टैप नॉर्मली नहीं करते,
लेकिन बात क्या आती है, बात ये आती है कि एक्सएमएल होता है क्या। एक्सएमएल का फायदा ये होता है कि अगर आप एक्सएमएल साइट मैप देते हैं तो गूगल को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसको हम क्यों यूज करें, उसको हम इसलिए यूज करें कि हम नॉर्मली जो भी चैटबॉट बनाते हैं वो बहुत सारे फीचर्स पे काम कर रहा है, तो वो फीचर्स किस तरीके से चल रहे हैं, उन फीचर्स में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, वो सब क्या होता है, वो सब हम इस एक्सएमएल साइट मैप के थ्रू गूगल के अंदर इंडेक्स कराते हैं। क्योंकि देखो नॉर्मली जो भी चैटबॉट बन रहा है, जो भी चीज आ रही है, वो हम कहाँ रखते हैं, या तो किसी किसी एप्लीकेशन में, या तो फिर नॉर्मली अपने वेबसाइट पे। तो वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके पास आपका साइट मैप होना चाहिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा रह गया, कंप्लीट होने वाला है। मैंने गूगल पे देखो जो अपना इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि आप लोगों के पास आती है, अगर आप ओपन करो तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मेरे पास डिस्प्ले होती है जस्ट होना, तो आपके पास लेकिन इस तरीके का एक पेज जो कि डिस्क्लेमर से रिलेटेड है वो शो होता है। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉपरली जो है ना वो क्या कर सकते हैं, साइड मैप बना सकते हैं। उसके बाद आप इस साइड मैप को यूटिलाइज करते हैं। तो नहीं, थोड़ी देर बाद हम इसका साइड मैप देखते हैं। देखो ये हर एक आर्टिकल को जाके, हर एक पीडीएफ को जाके, हर एक चीज को जाके पढ़ रहा है, उसको देख रहे हैं। क्योंकि मेरी साइड ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, उसमें बहुत पेज हो रहा है, तो जो है क्या कर रहा है, उनको चेक करते चले जा रहे हैं, चेक करते जा रहा है। क्योंकि 177 आइटम जो है वो क्यू के अंदर जो है वो ऑलरेडी है, और ये सब मेन पेजेस होते हैं। आपकी जो जो है क्या कहते हैं वेबसाइट होती है वो नहीं होती। अब देखो आईडी हमने देना सीखी है कि हम वन देते हैं, टाइटल हम देते हैं द फॉक्स कॉन्टैक्ट द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सब चीजें हमने डिफाइन कर रखी होती हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो कैरेट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो भी कोई हम प्रॉब्लम देते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं चीजों के अंदर, एंड आपको यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, अब एक चीज आती है जो कि कहलाती है अप्लाई पैच। अगर आपने एजेंट बना रहे हैं, अपने कोड को मॉडिफाई करना है, तो हम अप्लाई पैच की कमांड का यूज करते हैं। अप्लाई पैच की कमांड आपके पास बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरीके से होती है। देखो अप्लाई पैच फुल डिस्क्रिप्शन है, इसमें से क्या किया हुआ है, इसमें से प्रॉपर ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कीजिए अपने टूल की कि एग्जैक्टली करता क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने जो है वो इसको सबसे पहले यहाँ पे बताना होता है। देखो सबसे पहले ये कहाँ से शुरू होता है, ईओ ऐप से शुरू होता है। यानी कि अप्लाई पैच को यूज किया हमने और इसको हमने ईओ ऐप के अंदर यूटिलाइज किया। यानी कि ईओ ऐप क्या, कि ईओ ऐप से लेके ईओ ऐप तक इसका एक जो है वो फॉर्मेट है। इसी के अंदर हम चीजें रखते हैं, इसी के अंदर हम जो है वो चीजों को डिफाइन करते हैं। तो ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पर ईओ ऐप रखा। ईओ ऐप के अंदर हमने क्या करना होता है, इसके अंदर हमने अपना बीन पैच रखना होता है। पैच क्या हो सकता है, मेरी फाइल की लोकेशन, योर पैच में जो है वो आपने क्या रखना है, मेरी फाइल की लोकेशन। अब अपनी फाइल की लोकेशन जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं आपके लिए क्या करती हूँ, मैं आपके लिए इसको कॉपी करती हूँ। हम यहाँ आते हैं एंड यहाँ आने के बाद मैं इसको सिंपली पेस्ट करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ हम एग्जैक्टली इसको रखते किस तरीके से हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास अप्लाई पैच आता है, देन हम इसमें ईएफ को रखते हैं। आपका बिगिन पैच इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, योर पैच को अपडेट करना है। योर पैच को अपडेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी एक फाइल है, आप उसको अपडेट करो। अब वो फाइल कहाँ पे है, आपने उसका जो है वो यहाँ पे सिंपल पाथ दे देना है। मैं कहती हूँ यहाँ से मेरा 2 से लेके जो है वो यहाँ तक है, और फाइल क्या है, उसका नाम है मेरा फाइल डॉट पी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक पाथ दे दिया। अब ये मैं यहाँ पे कर देती हूँ कॉमेंट, ताकि आपको पता हो कि हमने सिंटेक्स में क्या चीज ऐड की है। अब मैंने क्या कहा कि आप सबसे पहले जो है वो प्लेटफॉर्म ऐड को अप्लाई करो। प्लेटफॉर्म ऐड को अप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, पाथ को बिगेन करना है। पाथ को बिगेन में आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरी जो फाइल है जिसका नाम मैंने फाइल डॉट पी वाई रखा है, अगर मैं फाइल डॉट पी वाई नहीं रखूँ, मैं इसको कह दूँ एजेंटिक आई डॉट पी वाई, इसको सबसे पहले तो अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद क्या करो, इसके अंदर आप सिंपल एक फंक्शन बना दो। मतलब जो हम अपडेट करा रहे हैं ना, उसमें हम कमांड दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा इसके अंदर आप एक नाम का जो है वो फंक्शन बना दो। और अगर किसी ओल्ड लाइन को अपडेट करना है तो हम यहाँ पे माइनस का यूज करते हैं, और अगर किसी लाइन को ऐड करना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्लस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई ओल्ड लाइन ऐड करानी है अपने प्रोग्राम के अंदर तो मैं माइनस रखूंगी, और अगर मुझे कोई नई लाइन ऐड करानी है तो मैं सिंपल यहाँ पे जो है वो क्या करूंगी, प्लस का यूज करूंगी। इसके बाद हमारा एंड बैग इसी तरीके से एंड हो जाएगा, और यूएस भी इसी तरीके से रहेगा। तो ये 4 लाइनें हैं जो कि हमने इसके अंदर
ऐड की है। तो पैथ का फॉर्मेट हमेशा स्ट्रिक्टली रहता है, आपने इसी तरीके से इसको फॉलो करना है, इसी तरीके से आपने इसमें आउटपुट प्रोवाइड करना है। दोनों चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्शंस बताई थी और ये जो मैं आपको पैच वाली चीज बता रही हूँ, ये दोनों अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप आसानी से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो यही पूरी चीज जो है वो आपको यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस के अंदर पूरी डिटेल्स के साथ जो है वो समझा रखी है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज स्टार्टिंग में देखी थी कि 55% प्रॉब्लम्स हमारी जो है वो यहाँ पे सॉल्व हुई है इस चीज के थ्रू। इसमें क्या होता है कि हर एक स्टेप को हमने एक्सप्लेन करना होता है, उसमें इश्यू को रीड करते हैं, कोड को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका प्लान फिक्स करते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे मॉडल ने उसका क्या आंसर दिया है, मॉडल को कब काम करना है, कब रुकना है, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो ये फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि हम जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो हमारे एजेंट्स होते हैं हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास और क्या कहलाते हैं, आपके पास यहाँ पे डिफ फॉर्मेट भी कहलाते हैं। जो चीज मैंने भी आपको पूरी बताई है वो हम डिफ फॉर्मेट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इस चीज को बिल्कुल मैं एंड आउट करूंगी एंड आपको यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि इसका साइड स्ट्रक्चर भी दिखा दूँ, तब तक मैं अपनी बात को एंड करती हूँ कि देखो हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या चीज सीखी कि जब हम प्रॉम्प्ट बनाते हैं ना तो प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। हमें ओवर फॉर्मेट नहीं करनी कि ये भी कर दो ये भी कर दो ये भी कर दो, एट ए टाइम दो तीन कमांड दें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर करने के लिए, ताकि वो ठीक तरीके से जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका आउटपुट वो सही दिखाई कि आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कैसे आपका एजेंट बिहेव करे वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे xmlsitemap.com की वेबसाइट के अंदर मेरी वेबसाइट articlewiz.pk का यूआरएल डाल के साइट मैप जनरेट भी कर सकते हैं। कोई ऐसे प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको दिख जाएगा कि साइट मैप किस तरीके से काम करता है। अब एक चीज जो है वो यहाँ पे क्या होती है, एक चीज ये होती है कि देखो अभी ये कह रहे हैं कि पेजेस जो है ना वो क्रॉल हो रहे हैं। तो जब मैंने इसको बोला कि मेरी वेबसाइट का साइट मैप लेके आओ एंड ये क्रॉल करने गया है, तो मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी केसेस में क्या होता है कि ये एक अच्छी वेबसाइट है तो इतना टाइम नहीं ले रही, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा एजेंट बनाया है जो कि फ्री में आपके पास है या फिर फ्री की चीजों पे वर्क कर रहा है, तो समटाइम थक भी जाता है, काम करते करते एरर जनरेट करने लग जाता है, कमांड को फॉलो नहीं करता। तो वो सारी चीजें भी आपको देखती हूँ, उसको इतनी इंस्ट्रक्शंस दो कि वो ऑलरेडी उस पे काम करे। अभी ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है क्योंकि मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी है तो इसलिए ये बहुत टाइम जो है वो ले रहा है। इसमें यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम जो है वो देखो आप अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट्स ले लेती हूँ क्योंकि मेरी वेबसाइट काफी ज्यादा बड़ी है साइट मैप जनरेट करने के लिए, लेकिन इसने अपनी तरफ से अच्छा काम किया इसकी साइट मैप को जनरेट करने के लिए। तो अगर आप फ्री वाली चीजों को यूटिलाइज कर रहे हो तो इन बातों का ख्याल रखो कि आपने इस तरीके की चीजें भी देखनी होंगी। आप जो है वो साइट मैप जनरेट करके देखना, आपको आइडिया होगा कि कितनी देर में साइट मैप जनरेट होता है। तो बेसिकली हमारा टॉपिक था यहाँ पे GPT 4.1 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें हमने देखा कि मॉडल जो है वो अपने पैरेलल टूल को कॉल करते हुए किस तरीके के एरर जनरेट करता है, अपने उन चीजों को फिक्स कैसे करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में प्रॉम्प्ट कैसे देना है, एंड यहाँ पर अपने एजेंट को सीरियस डेवलपमेंट के लिए प्रॉम्प्ट गाइड के थ्रू किस तरीके से यहाँ पर यूज करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पे ओपन एआई एजेंट एसडीके से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी बना कर रखी है, आप उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप उन्हें भी चेकआउट करें ताकि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में अच्छी नॉलेज मिले। एंड अगर आपने अब तक ओपन एआई एजेंट एसडीके का कुछ चेक नहीं किया तो उसे भी लाजमी चेक कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।